लाइव मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है MPPT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और FLT टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी MPPT की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, FLT और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। नेक्स्ट, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज डेज। मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड खालिस्तान दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो आप सभी को पता है, मुर्गी के अंदर 2 क्रियाओं को ध्यान रखना। कौन कौन सी? तो एक तो लेइंग और एक हैचिंग। तो यहाँ पर आपको जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग, मतलब अंडे से चूजा निकलने का समय। तो इसी को कहा जाता है, ये जो आपको सेने का बोल रहा है ना, यही इसको ही कहा जाता है हैचिंग। क्या कहा जाता है? हैचिंग, मतलब अंडे से चूजा निकलना। चूजा निकलना इसके लिए लगते हैं 21 दिन। कितने लगते हैं? 21 दिन या 21 डेज। बिल्कुल करेक्ट, सी वाला आंसर। लेकिन अगर आपको बोल दे लेइंग, लेइंग का मतलब क्या हो गया? तो लेइंग का मतलब होता है मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में लगा समय, या मुर्गी अंडा कितने समय में देती है। तो मुर्गी के शरीर में जो अंडा बनता है और अंडा पैदा करने में मुर्गी को कितना समय लगता है, उसी को कहा जाता है लेइंग। मीन्स अंडा देने में लगा समय। अंडा देने में कितना समय लगता है? तो 25 घंटे का समय लगता है। एक अंडा देने में 25 घंटे का समय लगता है। एक अंडे को बनने में 25 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो चूंकि यहाँ आपका आंसर तो निकल आया, इसके अलावा अंडे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो आप नोट्स में पढ़ोगे ही, लेकिन कुछ जो सुपर क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अंडा होता है, अंडे के 3 भाग होते हैं। आप सभी को पता है भैया, ये होता है कवच, जिसको कहा जाता है शेल। क्लियर? फिर अंदर जो होता है इसको कहा जाता है एल्ब्यूमिनस। क्या कहा जाता है? एल्ब्यूमिनस, या हम सीधा बोले तो सफेदी। क्लियर? और ये अंदर जो पीले कलर का भाग होता है, ये पीले कलर के भाग को भी ध्यान रखना भैया, ये होता है पीतक। क्या होता है? पीतक, जिसको क्या कहा जाता है? योक भी कहते हैं। 3 भाग होते हैं इसके मेजर। अगर देखो तो यहाँ पर अगर बात करें, कवच की बात करें, तो अंडे में सबसे कम जो होता है वो कवच होता है। क्या होता है? कवच। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम एल्बुमिनस की बात करें तो अंडे में सबसे ज्यादा एल्बुमिन प्रोटीन होती है, जिसको सफेदी कहा जाता है। और ये कितनी होती है? तो ये होती है 59%। कभी वो 60 बोल दे तो भी करेक्ट है, डरना नहीं है। क्लियर? और पीतक या योक अगर बोलो तो ये होता है 30%। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा है, अंडे के तीनों भाग में सबसे कम। क्लियर? सबसे कम। सबसे कम क्या है? कवच, 11%। ये दोनों टाइप से पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा है।
एक बार ये पूछा था कि कवच में अंडे में कवच कितना प्रतिशत होता है, 11%। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अंडे में सबसे कम कौन सा भाग होता है, तो वो होता है कवच या शेल। क्लियर। दूसरा अगर बोले तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो एल्बुमिनस प्रोटीन होती है, जिसको श्वेतक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है। फिर पीतक कितना होता है, योग कितना होता है, 30% होता है, ये दोनों के बीच का भाग है। और जो चूजे का निर्माण होता है, तो चूजे का निर्माण किससे होता है, ध्यान रखना, श्वेतक से होता है। चूजे का निर्माण, ये ध्यान रखना, किस भाग से होता है, तो जो श्वेतक होता है जिसको सफेदी कहा जाता है, इसी से चूजे का निर्माण होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अंडे से संबंधित आपको पूछी जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा आप अंडे में प्रोटीन की मात्रा भी ध्यान रखना भैया। अंडे में प्रोटीन, ये भी कई बार पूछा है, अंडे में प्रोटीन। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो अंडे में प्रोटीन जो होती है 12 से 13% के बीच में होती है। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखें तो खाया जाने वाला अंडा, इसको भी ध्यान रखना, ये 55 ग्राम, कितना, 55 ग्राम का होना चाहिए। साथ ही साथ इंक्यूबेटर में या जो ये आपका अंडे सेने के लिए, मतलब हेचिंग के लिए अगर हम बोले या बोल दें इंक्यूबेटर में हेचिंग के लिए जो बेस्ट अंडे का वजन होता है वो होता है 57 ग्राम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखना, पूछे जाते हैं, ये अंडे से संबंधित हैं सभी चीजें। हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, एसएसपी कंटेनिंग 3 प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स नेमली। एसएसपी में 3 पादप पोषक तत्व होते हैं जिनके नाम है। आपको बताना है ये तीनों पादप पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको बताना है आपको। जो एसएसपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसमें अगर हम देखें तो 3 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये पूछा था आपको क्वेश्चन 2020 पीएटी एग्जाम में। ये होता है कैल्शियम, सल्फर एंड फास्फोरस। नहीं, कौन सा आंसर है, सी वाला आंसर करेक्ट है। यहां ध्यान रखना, फास्फोरस कितना होता है एसएसपी में, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16%। इसके बाद अगर हम देखें तो कैल्शियम और सल्फर, तो कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम भी ध्यान रखना 21%, और सल्फर जो होता है वो 11% होता है। तो आंसर आपका कौन सा आएगा, सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे भी डीएपी के बाद फास्फोरस देने के लिए सबसे ज्यादा भारत में उपयोग किया जाता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और तीनों का ध्यान रखना, अब चूंकि यहाँ बात आई है तो एसएसपी मीन सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस 16%, फिर डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस 16 का पहाड़ा बोलते जाओ, 16 दूना 32%, फिर टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसमें अगर फास्फोरस देखो तो 48%। 16 का पहाड़ा याद रखना, एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी। तो ये होता है फास्फोरस का परसेंटेज। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था एसएसपी में 3 जो पोषक तत्व है, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस, ये 3 पोषक तत्व होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, which one of the following is known for its black colored meat? निम्न में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होना चाहिए आंसर यहां पर, कौन सा, ए वाला। हाँ ठीक है, तो काले मांस के लिए आप सभी को पता है भैया कौन सा है, कड़कनाथ। आए ना समझ में, ध्यान रखना। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मेटामायोग्लोबिन। मेटामायोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है इसके रक्त के अंदर, जिसके कारण इसका रक्त भी काला दिखता है, साथ ही साथ इसका मांस भी हो काले रंग का होता है। इसीलिए
इस कड़कनाथ को काला मासी भी कहा जाता है। काला मासी मतलब काला मांस वाला, काला मासी, ये वहां की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। नहीं तो आप बोलोगे सर ऊपर बिंदी नहीं लगाया। काला मासी भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको अगर देखें तो इसको कहा जाता है प्राइड ऑफ झाबुआ। क्लियर, ये झाबुआ की शान, ये तीनों इसी के नाम होते हैं कड़कनाथ के। इस चीज को ध्यान रखना। और कड़कनाथ जो नस्ल है इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कहां के लिए? तो धार व झाबुआ। ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर में ये नस्ल मुख्य रूप से पाली जाती है। इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स या टैग भी मिला है। कहाँ के लिए? तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले पूरे एरिया के लिए ये कड़कनाथ को क्या मिला है? जीआई टैग। इसके अलावा ये तो आपने कड़कनाथ, ये आपका आंसर था ये वाला। इसके अलावा जो दूसरी ब्रीड्स है मुर्गी की, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान रखना। ये असील बार बार पूछा जाता है। इसको भारतीय खेल पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय खेल पक्षी या गेम बर्ड। एक बार ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, गेम बर्ड कौन सा है? तो असील। ये ध्यान रखना, इसका पूछा आता है। ब्रह्मा और कोचीन ये मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। क्लियर। वनराज, वनराज का ध्यान रखना भैया, इसका बहुत पूछा आता है। ये हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। कहां से? हैदराबाद से। हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। और ये द्विकाजी है। क्लियर। तो द्विकाजी मतलब ये मांस प्लस अंडा दोनों के लिए उपयोग की जाती है वनराज। क्लियर। ये भी मुर्गी की नस्ल है। और इसका ध्यान रखना, डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद। कहां से विकसित है ये? डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद। ये हैदराबाद से विकसित की गई नस्ल है। तो इनके बारे में ध्यान रखना, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तो बटर वर्कर इज डिफाइन एज। बटर वर्कर को हम कैसे डिफाइन करेंगे भैया? ये ध्यान रखना। बटर वर्कर जो होता है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो बटर वर्कर को डिफाइन करने के लिए आप सभी को पता है भैया, ये पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर आपने वो एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन किया है तो उसमें मैंने आपको बताया, और ये 2020 पीएटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये गलत है। आमतौर पर एक हस्त संचालित डेयरी उपकरण, देखो ये गड़बड़ हो रहा है ना, यहां पर दिया है ए यूजुअली ए हैंड ऑपरेटेड। क्लियर। आमतौर पर एक हस्त संचालित डेयरी उपकरण जो मक्खन से छाछ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, यही काम है। क्लियर। यही वाला इसका आंसर होता है। तो आंसर कौन सा आएगा? ये बी वाला। और ये किसका बना होता है? तो ये ध्यान रखना भैया, ये लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का बना। और इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है मक्खन में से छाछ के कण और पानी के कणों को अलग करना। तो ये किसका कार्य होता है? ये होता है बटर वर्कर का। एक और होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा आता है, चर्नर। क्लियर। चर्नर। तो चर्नर का काम होता है मथना। आपने गांव में देखा होगा चर्निंग करना, मथना या चर्निंग करना। तो ये चर्नर का कार्य होता है। इन दोनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर एक बटर स्कॉच हैंड भी होता है। तो बटर स्कॉच हैंड का मतलब जो कार्य होता है वो मक्खन को पीटना व
पलटना। सीधा हम बोलो तो हमारी भाषा में क्या बोल सकते हैं उसको, सरिया। तो उस टाइप का एक उपकरण होता है, वो भी लकड़ी का ही बना होता है। उसका काम होता है मक्खन को पीटते जाना और पलटते जाना। क्लियर। साथ ही साथ बटर नाइफ भी होता है, उसका कार्य होता है मक्खन को छोटी छोटी टिकिया में काटना। एक बटर प्रिंटर भी होता है, उसका कार्य होता है बटर की जो छोटी छोटी टिकिया है उस पर कंपनी का नाम प्रिंट करना। तो ये मक्खन उद्योग में उपयोग होने वाले यंत्र होते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द मैक्सिमम मिल्क फैट परसेंटेज ऑफ बफेलो मिल्क इज। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार भैंस के दूध का न्यूनतम दुग्ध वसा प्रतिशत होता है। ये आपको बताना है। क्लियर। फर्स्ट आंसर 2 से 3, 3 से 4, 8 से 8.5 और 5 से 6। तो ये आपको बताना है भैया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये FSSAI ये क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है। ये भारतीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या करता है, उनमें न्यूनतम जो उनका कंपोजिशन होता है, उनमें जो भी अवयव होते हैं उनकी न्यूनतम मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। और FSSAI इसकी स्थापना जो हुई थी अगस्त 2011 में हुई थी। कब हुई थी, अगस्त 2011 में, 2011। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली। नई दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। मीन्स इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा आता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो कौन से एक्ट के अंतर्गत की गई थी, तो FSSAI 2 एक्ट 2006। इस कानून के अंतर्गत किसकी, FSSAI की स्थापना की गई है नई दिल्ली में 2011 अगस्त में। ध्यान रखना, ये खाद्य पदार्थों में जो अवयव होते हैं उनकी न्यूनतम मात्रा को निर्धारित करता है ताकि लोगों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और एक संतुलित भोजन व्यक्ति को मिलता रहे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भैंस के दूध में बफेलो मिल्क के अंदर न्यूनतम जो वसा निर्धारित की गई है वो है 5 से 6%। कम से कम इतनी वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए, भैंस के दूध में होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां आपका जो आंसर है वो है डी। क्लियर हो गया। हाँ, यहां पर कुछ और भी ध्यान रखना भैया, यहां इसके अलावा भी पूछा आता है। तो इसके अलावा जैसे आपको यही संस्था ने अगर गाय के दूध में न्यूनतम कितना निर्धारित कर रखा है, फिर आपका जो टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है, अलग अलग सेपरेटा दूध है, इनके अंदर कितनी न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर रखी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग। पहले तो गाय की बात करते हैं भैया। गाय के दूध में फैट और SNF ये दोनों की बात करेंगे हम। तो गाय के दूध में न्यूनतम जो वसा निर्धारित की है FSSAI के अनुसार वो कितनी है, तो वो है 3.2 और 8.3। 3.2% और 8.3%। ये FSSAI के अनुसार है। PFA मानक के अनुसार अलग है। कितनी है, 3.5 और 8.5। आए ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। फिर बफेलो की अगर बात करें तो बफेलो का तो आपके सामने है क्वेश्चन में, तो इसके लिए 6% है और SNF 9% है। इसके बाद अगर टोंड दूध की बात करें, किसकी, टोंड मिल्क, तो टोंड मिल्क में 3% और 8.5%। फिर अगर डबल टोंड की बात करें, डबल टोंड की अगर बात करें तो 1.5% और 9%। ये सब ध्यान रखना, ये पूछा आता है। क्लियर। इसके अलावा अगर सेपरेटा की बात करें, किसकी, सेपरेटा की, ये तो हो गया
अब सपरेटा की बात करते हैं भैया, तो सपरेटा या जिसको स्किम्ड मिल्क कहा जाता है, तो सपरेटा दूध में अगर देखें तो वसा कितनी न्यूनतम, तो 0.5% से कम, क्लियर। और एसएनएफ कितना 8.7%। ये FSSAI के अनुसार सपरेटा दूध के अंदर ये अवयव होने चाहिए। इसके अलावा अगर मिश्रित दूध की अगर हम बात करें या मानकीकृत दूध, जो मिश्रित दूध होता है मिक्स्ड, उसमें अगर देखें तो 4.5% और 8.5%, इन चीजों को ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने जो निर्धारित कर रखा है वो फुल क्रीम मिल्क। अगर फुल क्रीम मिल्क की बात अगर की जाए, यहाँ फुल क्रीम मिल्क, इसकी भी अगर हम बात करें तो 6% और 9%, वसा 6 और एसएनएफ सॉलिड नॉट फेट कितना 9% होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, ये अलग अलग पूछे जाते हैं। हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है एमपीपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और एफएलटी टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी एमपीपीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, एफएलटी और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्नों की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। हाँ, फैट इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, दूध में वसा इस रूप में मौजूद होती है। तो दूध में वसा किस रूप में होती है भैया, ये ध्यान रखना, सभी को पता होगा, इमल्सन के रूप में, पायस के रूप में। क्लियर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम इमल्सन की बात करते हैं तो डीएम और डीपी, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो दोनों क्या होना चाहिए, द्रव और द्रव। क्लियर, जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव हो। आपने पढ़ा होगा कि भैया कोलाइडी तंत्र में 2 अवस्थाएं होती है, तो डीएम और डीपी अगर दोनों द्रव हैं तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उसको कहा जाता है पायस। क्या बोलते हैं, पायस या इमल्सन। तो दूध में भी अगर बोले तो पानी होता है कितना, तो गाय के दूध की बात करें तो 87% पानी, और वसा, तो वसा अगर बोले तो 3.5 से 4%। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर दोनों के दोनों द्रव हो गए। क्लियर, ये दोनों द्रव हैं तो द्रव में परिक्षिप्त द्रव, यहाँ डीएम पानी आपका क्या है, वो डीएम है, और डीपी क्या है, ये डीपी, सॉरी डीपी, ये वसा भी आपकी क्या है, ये भी द्रव है। तो ऐसी स्थिति में जो कोलाइडी तंत्र रहेगा वो पायस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दूध में जो वसा होती है वो इमल्सन या पायस के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा और भी ध्यान रखना भैया, दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है, दुग्ध वसा जो होती है, उसको कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। क्या कहा जाता है, दुग्ध वसा। दुग्ध वसा को क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, दूध में 95% ट्राइग्लिसराइड वसा होती है, इसको ध्यान रखना। कितनी होती है, 95% ट्राइग्लिसराइड वसा या फैट पाई जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो आपका जो, हाँ, दूध में एक बात और ध्यान रखना कि दूध में सबसे ज्यादा जो
प्रभावित होने वाला अवयव है। 5 अवयव होते हैं दूध के अंदर, उसमें सबसे अधिक प्रभावी जो होता है, सबसे अधिक प्रभावी अवयव वो क्या होता है? वो होता है वसा या फैट। दूध में सबसे ज्यादा जो कम ज्यादा जो प्रभाव होता है, मतलब दूध में अगर सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है? वो वसा में पाया जाता है। आप अगर सूखा चारा देना दो, जैसे ही चालू करोगे फैट कम हो जाएगा। बढ़िया, अगर आप कोई सा ऑयल केक या खली खिलाना शुरू करोगे, जैसे मूंगफली की खली, तो और बढ़ जाएगा। तेलीय खली में जैसे आप अगर बिनोले की खली, अगर कॉटन केक अगर खिलाना शुरू करोगे तो और फैट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार पशु के आहार पर डिपेंड करता है दूध में फैट की मात्रा। इस चीज को ध्यान रखना। तो कई बार ये पूछा है कि क्वेश्चन कि दूध में सबसे अधिक कौन सा अवयव इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है? क्लियर? तो वो होता है, वो है वसा। और सबसे कम प्रभावी जो होता है, मतलब जिसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, वो है लैक्टोज। लैक्टोज सबसे कम प्रभावित होने वाला अवयव होता है दूध में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, द होम ट्रैक ऑफ जमुनापारी गोट इज। जमुनापारी बकरी का वास स्थान इलाका है, कौन सा इलाका है? तो आप सभी को पता है भैया, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जमुनापारी बकरी को ऑलरेडी इटावा ही कहा जाता है। जमुनापारी बकरी के दूसरे नाम क्या है? तो इसका एक नाम है इटावा। क्या है? इटावा। इटावा भी इसका नाम होता है भैया। और इटावा इसका नाम होने के कारण, इटावा कौन से राज्य का जिला है? तो आप सभी को पता है, इटावा उत्तर प्रदेश का जिला है। इसके अलावा इसको चंबल क्वीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चंबल क्वीन। चंबल क्वीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको पता होगा जमुनापारी बकरी के कान की लंबाई सबसे ज्यादा होती है 25 से 31 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। इसके अलावा इसके जो कान होते हैं लंबे और नलिकाकार होते हैं, जिसको हम ट्यूबुलर बोलते हैं। इसके अलावा बकरियों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सानेन बकरी जो होती है जिसको दूध की रानी कहा जाता है, जिसका ओरिजिन सेंटर क्या है? स्विट्जरलैंड। साथ ही साथ जो सानेन बकरी होता है उसका पर लैक्टेशन 800 लीटर मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ गोट भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ मिल्क, दूध की रानी भी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल इसी समय।